लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 में रफली 45 से 50 बिलियन डॉलर्स की रेंज तक पहुंच चुका है और आज इंडिया अपनी इस मैसिव सेमीकंडक्टर डिमांड का ऑलमोस्ट 100% बाहर से इंपोर्ट करता है। एंड गवर्नमेंट और इंडस्ट्री प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक ये मार्केट 110 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाला है। हम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करने में स्पेंड कर देते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल हमारे गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट बिल्स को टक्कर दे रहा है और यही वजह है कि सेमीकंडक्टर्स को न्यू ऑयल कहा जा रहा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स आज की मॉडर्न दुनिया की बैकबोन है। बट इंडिया इस रेस में काफी पीछे है। हमारे यहाँ एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग फैक्ट्री नहीं है जो सेमीकंडक्टर्स बना सकती है। क्या आपको पता है भारत हमेशा से इस रेस में इतना पीछे नहीं था। इनफैक्ट एक टाइम पर हम चाइना से भी आगे थे। दरअसल ये स्टोरी शुरू होती है 1980s के उस दौर में जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में दस्तक दे रहा था। इसी दौरान 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ के मोहाली शहर में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत करी। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था जो इंडिया को टेक्नोलॉजी का किंग बना सकता था। उस वक्त हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से सिर्फ 5 साल पीछे थे। SCL 5000 नैनोमीटर की चिप्स बना रहा था और हमारे पास वो रास्ता साफ था जहाँ हम इंटेल जैसी कंपनीज को टक्कर दे सकते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1989 में इस कंपनी की बिल्डिंग में मिस्टीरियस तरीके से आग लग जाती है और पूरी SCL फैक्ट्री जलकर राख बन जाती है। वो आग सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं लगी थी बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर सपने में लगी थी। कई एक्सपर्ट्स आज भी इसे महज एक एक्सीडेंट नहीं मानते। उनका कहना है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी ताकि भारत कभी इलेक्ट्रॉनिक सुपर पावर ना बन सके। उस एक रात ने हमें टेक्नोलॉजी की रेस में 30 साल पीछे धकेल दिया और इसी वजह से जब पूरी दुनिया इस सिलिकॉन वेव को राइड कर रही थी तब हम सिर्फ इंपोर्ट करने वाले एक देश बनकर रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हम आज एक छोटी सी चिप के लिए भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं। बट आखिर ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली सेमीकंडक्टर एक ऐसा नैनोमीटर साइज स्विच होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखता है। इनका असली मैजिक ये है कि ये बिजली का फ्लो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल एक नलके की तरह जिसे घुमाओ तो पानी आए और बंद करो तो रुक जाए। और यही कंट्रोल इन स्विचेस को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है। इनकी वजह से ही आज कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स इतने पावरफुल और स्मॉल हो गए हैं। अगर ये सेमीकंडक्टर्स ना होते तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या तो बहुत बड़े होते या बहुत ही अनएफिशिएंट होते। आज के जमाने में सेमीकंडक्टर मॉडर्न दुनिया का ब्रेन है, जिसके बिना हर डिजिटल चीज एक खाली डब्बा है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, सैटेलाइट्स और AI सर्वर सब इसी एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप पर टिके हुए हैं जो बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स के नेटवर्क से कैलकुलेशन करती है। जैसे रोड पर बिना ट्रैफिक सिग्नल्स के ट्रैफिक केओस हो जाता है, वैसे ही डिजिटल दुनिया बिना सेमीकंडक्टर्स के कोलैप्स हो जाएगी। आज ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है बल्कि पूरी ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। लेकिन इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है इनकी सप्लाई चेन, बिकॉज ये किसी एक फैक्ट्री या कंट्री में नहीं बनते बल्कि इनको बनाने में ऑलमोस्ट 40 से 50 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, जिस वजह से ये एक अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है जिसे हम 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल, जिसके लिए चाहिए होता है सिलिकॉन, जो काफी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसे इतना ज्यादा प्योर बनाना पड़ता है कि अगर इसमें एक भी इम्प्योरिटी रह गई तो पूरा चिप फेल हो सकता है। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव होता है। इसमें बहुत ज्यादा वाटर और केमिकल्स यूज होते हैं, इसीलिए ये काम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज प्रॉपरली कर पाती हैं और यहीं से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपिटल हेवी और एक्सक्लूसिव बन जाती है। स्टेप 2 चिप डिजाइन। यहाँ पर फिजिकल चिप नहीं बनती बल्कि चिप का ब्लूप्रिंट डिजाइन होता है। लाइक कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ होगा, सिग्नल कैसे फ्लो करेगा, पावर कंजप्शन कितना होगा, ये सब कुछ इसी स्टेप में सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लान होता है। इस स्टेज पर अमेरिका का डोमिनेंस है, जहाँ कंपनीज लाइक एनवीडिया, AMD और क्वेलकॉम चिप का ब्लूप्रिंट बनाती हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये कंपनीज खुद चिप मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि ये सिर्फ डिजाइन्स बनाती हैं। बाय द वे स्टेप 3 फैब्रिकेशन, मतलब एक्चुअल चिप बनाना। ये सबसे महंगा, कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव फेज होता है। इस स्टेज में सिलिकॉन वेफर्स पर नैनोमीटर लेवल पर सर्किट्स प्रिंट किए जाते हैं। ये काम नॉर्मल मशीन से पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी चाहिए, जिसका कंट्रोल सिर्फ एक कंपनी के पास है जिसका नाम है ASML। ये कंपनी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी वाली मशीन बनाती है एंड पूरी दुनिया में इस कंपनी के पास मोनोपोली है। और अगर ये मशीन सप्लाई चेन से हट जाए तो पूरी दुनिया एडवांस चिप्स बनाना
भूल जाएगी। इसके अलावा फैब्रिकेशन का किंग है TSMC, जो एप्पल और एनवीडिया जैसे जायंट्स के लिए चिप्स बनाता है। स्टेप 4 टेस्टिंग, पैकेजिंग और असेंबली। चिप बन तो जाता है लेकिन बिना टेस्ट और पैकेजिंग के वो बेकार है। इस स्टेज पर चेक होता है कि चिप सही से काम कर रही है या नहीं, फिर उसे प्रोटेक्टिव पैकेजिंग में डाला जाता है। ये काम ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में होता है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। लास्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। यहीं पर चिप फोन्स, लैपटॉप्स, कार, सैटेलाइट्स, डाटा सेंटर्स और वेपन सिस्टम में लगती है। यहाँ से सेमीकंडक्टर्स एक नॉर्मल चिप नहीं रहते बल्कि इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस का वेपन बन जाता है। इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि कोई भी कंट्री एंड टू एंड सेमीकंडक्टर कंट्रोल नहीं करती। हर कंट्री किसी न किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं यही चीज दुनिया में एक पीस वेपन भी बन गई है। जैसे चाइना ताइवान पर अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ताइवान में मौजूद एक कंपनी जिसका नाम है TSMC, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, तो वो अकेली कंपनी पूरी दुनिया की 90% चिप्स बनाती है। अगर कल को ताइवान पर कोई डेंजर आता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए वॉर के दौरान पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो सकती है। इसी वजह से चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ताइवान मिलिट्री से नहीं बल्कि सिलिकॉन शील्ड से प्रोटेक्टेड है। हालांकि अमेरिका, चाइना और यूरोप आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो चिप्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। और रिसेंटली इंडिया भी इस सिलिकॉन रेस में दोबारा से कूद गया है और इस बार हम पूरी तैयारी और एक मैसिव बजट के साथ आए हैं। गवर्नमेंट ने $10 बिलियन यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। हमारा प्लान सिर्फ डिजाइन्स तक सीमित नहीं है बल्कि अब हम फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की कंपनी PSMC के साथ पार्टनरशिप करी है और गुजरात के दुलेरा में भारत का पहला मेगा फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा है। ये 91,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो 2026 के एंड तक अपनी पहली चिप रोल आउट करने की तैयारी में है। इसके साथ ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने सेनेट में अपना बड़ा सेटअप लगाया है जहां फरवरी 2026 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। एंड इंडिया के पास जो सबसे बड़ा लेवरेज है वो है टैलेंट और वर्कफोर्स। आज दुनिया के 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स इंडियंस हैं। इंटेल से लेकर एनवीडिया तक हर बड़ी कंपनी के R&D सेंटर्स भारत में चल रहे हैं। हम डिजाइन में तो किंग थे ही, अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जब 2026-27 तक ये फैक्ट्रीज फुल्ली ऑपरेशनल होंगी तो भारत चाइना +1 स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा। ग्लोबल जायंट्स अब चाइना से हटकर ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं और भारत से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। यूएस, जापान और यूरोप इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप्स कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन को चाइना से दूर रखा जा सके। लेकिन हमें रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हम आज ही आईफोन की वो 3nm वाली सुपर एडवांस चिप्स नहीं बना पाएंगे। शुरुआत में हम 28nm और 40nm वाली चिप्स पर फोकस कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो देखो भाई ऐसा नहीं है। आज भी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, लैपटॉप्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स में इसी तरह की चिप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और वैसे भी हमें पहले बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सीखनी होगी, फिर हम एडवांस चिप्स की तरफ बढ़ेंगे। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, इसमें टाइम भी लगेगा लेकिन एटलीस्ट शुरुआत हो चुकी है। भारत का ये मिशन सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये हमारी अगली जनरेशन का भविष्य है। हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिस किया क्योंकि हम गुलाम थे। हमने इंटरनेट रिवोल्यूशन में थोड़ी देरी की, लेकिन ये सेमीकंडक्टर और AI का रिवोल्यूशन भारत मिस नहीं कर सकता। टाटा के अलावा मुरप्पा ग्रुप और कैनियस जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस फील्ड में उतर चुके हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे स्टेट्स भी इस रेस में है कि कौन सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनेगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया की GDP में एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा जो हमने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद नहीं देखा। लेकिन बात सिर्फ पैसों या GDP की नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की है। आज के दौर में चिप्स न्यू ऑयल हैं। अगर कल को कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और सप्लाई चेन रुक जाए तो हमारी पूरी इकोनॉमी और हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। जब एक फैब्रिकेशन प्लांट लगता है तो वो सिर्फ इंजीनियर्स को नौकरी नहीं देता बल्कि उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। हाई प्योरिटी गैसेस, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स जैसे हजारों माइक्रो इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हर एक डायरेक्ट जॉब सेकेंडरी सेक्टर में कम से कम 10 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती है। ये वही हाई इनकम स्किल्स हैं जो भारत के यूथ को ग्लोबल लेवल पर खड़ा करेंगी। हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। एक चिप फैक्ट्री को चलाने के लिए 24/7 इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी और लाखों गैलन अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है। हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन या पानी में एक छोटा सा पार्टिकल
भी करोड़ों का नुकसान कर सकता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि इन सब चीज़ों में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। इंडिया को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लानी होंगी जो इस सेक्टर को एम्पावर करें। बाय द वे, इसमें एटलीस्ट 5 से 10 साल तो लगेंगे ही। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।